नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। और इस खास बुलेटिन की शुरुआत भी इस अपील के साथ कि जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी है, इस मास्क को, इस हथियार को आपको इस्तेमाल करना है। न्यूज़ 18 की मुहिम मास्क पहनो इंडिया, इस मुहिम को आप भी सपोर्ट दीजिए और प्रण लीजिए कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे मास्क जरूर पहनेंगे, मास्क उतारेंगे नहीं। तो चलिए अब गेम्स ऑफ गद्दी की शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए बन रही रणनीति की, सियासी बयानबाजी की और उन मुद्दों की जो 2022 की दिशा तय करने में अहम रोल अदा करेंगे। पूर्वांचल की हवा से अवध में तपिश महसूस की जा रही है और उसी तपिश पर तीखी तकरार भी है। हर हर महादेव। पीएम का ये शंखनाद सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े सियासी संग्राम के लिए है। पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ प्लान तैयार किया बल्कि उसे धरातल पर उतारने का संदेश भी तमाम कार्यकर्ताओं को दे दिया। महज 5 घंटे में प्रधानमंत्री ने अगले चुनाव के लिए विरोधियों को सियासी दिशा दिखा दी और उनके सामने चुनौती भी पेश कर दी। विरोधियों को घेरने का जो ताना बाना बुना, अगले दिन उसी हथियार को धारदार बनाकर जेपी नड्डा ने प्रहार कर दिया। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश in the last 4 years has become a state। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो one of the leading states of the country बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा विकासवाद है? जिन मुद्दों के जरिए बीजेपी ने 2017 में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार को घेरा था, अब 2022 में भी उन्हीं मुद्दों के सहारे विरोधियों की घेराबंदी करने का खाका तैयार हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बीजेपी जो कहा वो किया का हवाला देकर जनता के बीच जाने का प्लान तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासवाद के सहारे न केवल बीजेपी का मुद्दा बताया बल्कि 2017 से पहले का सच बताकर विरोधियों की सोच पर सवाल भी खड़े कर दिए। पूर्वांचल की सियासी हवा का रुख अपनी ओर बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने प्लानिंग के तहत तमाम वो पहलू छुए जिनका तूफान विरोधियों को पहले भी परेशान करता रहा है, वो आगे भी परेशान करता रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव कानून व्यवस्था की चर्चा के बिना हमेशा अधूरा ही रहा है। ऐसे में इस बार भी मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी भी 4.5 साल में हुए सुधार का दावा कर भविष्य का रोड मैप बनाने की कवायद में है, जबकि विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। कि प्रदेश वही, सिस्टम वही,
पैसा कहां से आया, कहां जाता था ये पैसा? कानून व्यवस्था की स्थिति, सिस्टम तो वही है, सब कुछ वही है। सरकार में कुछ चेहरे बदले हैं, लेकिन उन चेहरों ने कुछ बदलाव करके दिखा दिया, और वो बदलाव किस रूप में है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का लोहा पूरा देश मानता है और इस बात को पहचानता कि हाँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति एक बेहतरीन कानून व्यवस्था के कानून का राज के रूप में है। योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है सरकार ने? मुद्दों की जोर आजमाइश के बीच 2022 के चुनाव में कोरोना पर भी सियासी किचकिच तय है। सवाल सरकार के कोविड प्रबंधन पर है, इसलिए पीएम ने पहले ही जवाब भी दे दिया, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं है। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी? कितने अध्यापक कोरोना से, कितनों की मृत्यु हुई? उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी है, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। महामारी पर सियासी जंग सिर्फ सवाल जवाब से खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सरकार जिस तरह अपनी कामयाबी बता रही है, उससे ये साफ है कि विरोधियों के हर वार पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शिव की नगरी काशी से पीएम मोदी के शंखनाद की गूंज यूपी विधानसभा चुनाव में जरूर सुनाई देगी। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, उसका असर भी यूपी की सियासत पर पड़ना तय है। प्रधानमंत्री ने न केवल कोविड कंट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया, बल्कि विपक्ष पर जवाबी हमला भी बोला। तो इससे एक बात तो तय है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, प्रधानमंत्री ने उन मुद्दों पर पहले ही चोट कर दी। कोविड मैनेजमेंट की चर्चा न सिर्फ 2022 में बल्कि 2024 में भी जरूर होगी, मगर इस वक्त हर दल का फोकस उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर है और इन समीकरणों को साधने के लिए पूर्वांचल पहला पायदान है। विधानसभा की 164 सीटें वाले इस रीजन में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाता है, लिहाजा उसी हिसाब से कसरत भी की जा रही है। बीजेपी ने 2017 में पूर्वांचल की 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसकी बदौलत उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। 2007 में बीएसपी और 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल की बढ़त के दम पर ही सत्ता हासिल की थी। इसलिए तमाम दल अभी से इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। वाराणसी की धरती से पीएम ने पूर्वांचल के लिए पैगाम दिया और विकासवाद को हथियार बनाकर एक लकीर भी खींच दी। चुनाव में बेशक अभी कुछ महीने बचे हों, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर सियासी बल्लेबाजी करने की तैयारी में है। यूपी में सत्ता की दावेदारी रखने वाले तो कई दल हैं। बीएसपी 9 साल से सत्ता से दूर है, समाजवादी पार्टी 4 साल से बिना सत्ता के झटपटा रही है, तो कांग्रेस 3 दशक से यूपी की सत्ता को छू तक नहीं पाई है। जबकि 14 साल वनवास काटने के बाद 2017 में सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी इस बार भी अपनी पकड़ बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में बिसात बिछाई है, वो दिलचस्प होने के साथ
विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। चुनाव का चक्रव्यूह तैयार होने लगा है। अपनी अपनी रणनीति के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े रण के लिए तमाम दल मैदान में उतरने को बेकरार हैं। आरोपों के धारदार हथियार तैयार हो रहे हैं तो जवाबी ढाल लेकर बीजेपी भी खड़ी है। मुकाबला किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, मगर इस पूरी जंग का फैसला सिर्फ राज्य की आवाम को ही करना है। लिहाजा अभी से कुछ भी कहना या कुछ भी अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल मुद्दों के सहारे अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों को अपना हथियार बनाया है, साथ ही साथ राष्ट्रवाद को भी हथियार में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि विरोधी सरकार की नाकामियां गिनाकर जीत का ख्वाब बुन रहे हैं। वहीं मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मुद्दों का चयन और विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, ये दोनों चल रहे होंगे। सीएम का ये बयान यूपी में चुनाव की दस्तक का एहसास कराने के साथ साथ बीजेपी की तैयारियों का भी संकेत दे रहा है। यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और सियासी दलों की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। इस परीक्षा में पास होने के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक के जरिए चुनाव का एजेंडा भी करीब करीब तय कर दिया है और उसकी झलक भी दिखने लगी है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो हम लोग ये सुनते रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है कि दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की और लगातार कार्य कर रही है। हम सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी किसी के सामने कोई समझौता कभी नहीं किया। दल से बड़ा देश की लकीर मतलब राष्ट्रवाद को इस चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। इस लकीर को लंबा खींचकर विरोधियों के सामने नई चुनौती भी पेश कर दी है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। देश हित की बात सियासत का नया मुद्दा नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी कोरोना समेत कई सवालों को लेकर विपक्ष के हमलों को हल्का करना चाहती है। इसलिए सुरक्षा और साजिश का ताना बाना बुनकर विरोधियों को ही जाल में फंसाने की कोशिश है। कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है।
ये इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए हर तरकीब अपना रही है। इसके लिए सत्ता में रहते हुए जो भी कानून बनाए हैं उनकी पैरवी की जा रही है और निशाने पर विरोधी ही हैं। लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका आज सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फोमन करके दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ सी चेष्टाएं होती रही। ये निरंतर एक षड्यंत्र के हिस्से बनाए जाते रहे। बीजेपी अपने मुद्दों को धार देकर विरोधियों पर प्रहार कर रही है। अभी से वो तमाम मसले उठाए जा रहे हैं जो अक्सर विपक्ष भुनाता रहा है और उनका इस्तेमाल अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाने में करता रहा है। मगर चुनाव के इस दौर में चुनौतियां बहुत आने वाली हैं, जिसका एहसास बीजेपी को भी है। यूपी में चुनावी बिगुल बजते ही सियासी माहौल गरमाने लगा है। हर दल में मुद्दे तलाशे भी जा रहे हैं और तराशे भी जा रहे हैं। मौसम भले ही मानसून का हो, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग की वजह से सियासी तपिश और बढ़ गई है। कल बीजेपी की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा करने के साथ साथ हर वो मुद्दे उठाए गए जिसके जरिए विपक्ष की कमजोर नब्ज को दबाया जा सके। शहमात के खेल में बिसात बिछाने वाली सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि दूसरे दल भी हैं। यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनाने और बीजेपी के खिलाफ किलेबंदी करने वालों में ओवैसी भी शामिल हैं और वो अपने मिजाज के हिसाब से सियासत में लैला मजनू का तराना भी लेकर आ गए हैं। हालांकि उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों की भी कमी नहीं है। उन्नीस फीसदी जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? नूरा कुश्ती होती थी। नूरा कुश्ती में होती ये थी कि वो दोनों पहलवान मिले हुए होते थे कि इस बार हम हार जाएंगे, अगली बार तुम हार जाना, या अगर तुम हार जाओगे तो तुमको 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो ये ओवैसी की और भाजपा की हमेशा से नूरा कुश्ती रही है। राजनीति के अखाड़े में कौन असली पहलवान है और कौन नूरा कुश्ती कर रहा है, ये तो वक्त ही बेहतर बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव भी अब सियासी दंगल में उतरने को तैयार हैं। मलिहाबादी आम की मिठास का आनंद लेने के बाद वो मुद्दे उठा रहे हैं जो फिलहाल बीजेपी के लिए कड़वे साबित हो रहे हैं। आम को लेकर के जो सरकार को मदद करनी चाहिए, फल पट्टी है तो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। अगर यहाँ के किसान शिकायत लेकर के भी जाते हैं तो उन शिकायतों का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही, बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि मलिहाबाद का दशहरी आम या दूसरे आमों के बारे में जो कहा कि कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, कोई सुविधा नहीं दी। किसानों का आंदोलन और सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी अखिलेश यादव कैश करना चाहते हैं। इसलिए 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने जब पूरे राज्य में प्रदर्शन किया तो उनकी लिस्ट में एक मुद्दा किसानों के हित का भी था। किसानों की आय दुगनी किए जाने के दावे पर भी समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में पहले पन्ने पे ये लिखा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज हम भारतीय जनता पार्टी से और जनता जानना चाहती है
कि आज किसानों की आय क्या है और अगर उन्हें दोगुना आय करनी है तो क्या फैसले लिए थे जिससे उनके किसानों की आय दोगुनी हो जाए। लागत का 1.5 गुना दाम किसान को पहली बार मिला है। एमएसपी हम मानते हैं 1967 में घोषित हुई थी, लेकिन किसान को मिलता क्या था? एमएसपी घोषित करने से एमएसपी नहीं मिल जाती। जब आप प्रोक्योर करेंगे और फिर किसान को डीबीटी के माध्यम से पैसा देंगे तो उसका लाभ मिलेगा। ये कार्रवाई 2017 के बाद से प्रारंभ हुई। सत्ता पाने का सपना साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी फिलहाल सवालों का सहारा ले रही है, मगर क्या इतना करने से सत्ता मिल जाएगी? इसका जवाब शायद अभी तलाशना बाकी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने वाली समाजवादी पार्टी के लिए ये साल बेहद खास था, लेकिन जब आप पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अखिलेश यादव न सिर्फ सड़कों पर निकले थे बल्कि उनकी रथ यात्रा जो थी वो उत्तर प्रदेश की तमाम इलाकों में गई थी। 2022 में होने वाले चुनाव में कई सारी चुनौतियां हैं और सबसे खास बात यही है कि आखिर जनता के साथ मिलकर के इन चुनौतियों को कैसे हासिल किया जाएगा। बीजेपी भले ही जाति और मजहब की राजनीति को खत्म करने का दावा कर रही हो, लेकिन चुनाव से पहले सबकी निगाहें तो जातीय समीकरणों पर ही हैं। लिहाजा बीएसपी भी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बिसात बिछाने लगी है। यूपी में सत्ता पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का सहारा ले सकती है। इसके लिए मायावती ने 23 जुलाई से यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन की घोषणा कर दी है और इसका जिम्मा राज्यसभा सांसद और ब्राह्मण फेस सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपा गया है। बहुजन समाज पार्टी 2022 में एक बार फिर 2007 वाली सफलता को दोहराना चाहती है। 2007 में नए सामाजिक समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बसपा ने यूपी में सरकार बनाई थी और 30% वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था। ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की शुरुआत बीएसपी भगवान राम की नगरी अयोध्या से करने वाली है। मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। रणनीति तैयार है और इसे धार देने के लिए नाराजगी की नींव पर ख्वाहिशों की बिल्डिंग का खाका बनाया जा रहा है। वह इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था, जिसके कारण वो सत्ता में आई, अगर उन्होंने ब्राह्मणों का जो वादा किया था उनका सम्मान किया होता, उनका हक दिया होता, तो शायद 2012 में दोबारा सत्ता में आती। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से नाराज है कि जिस तरह से उनका राजनीतिक उपयोग करके उनको छोड़ दिया। मायावती का फैसला ये बताता है कि सामाजिक ताना बाना सियासत में सफलता का सबसे अहम सूत्र है और उसी सूत्र के सहारे बीजेपी भी समीकरण बना रही है और विरोधी भी समीकरण का तोड़ तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल आक्रमण भी होने लगे हैं। कहीं मुद्दों के आधार पर वार पलटवार हो रहा है तो कहीं अपनी नीतियां हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार किसके हक में अपना मत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सभी दलों ने अपनी रणनीति बना ली है, एजेंडा सेट कर लिया है। 2022 की रणभेरी जो बज चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।